हो गया शुरू। चलो 2 क्लास हो गया था भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्लास में हम लोग समझाए थे, दूसरा क्लास में बेस्ट तरीका 47 मिनट क्लास दिए थे, और ये लास्ट है इंड। 3 क्लास में तुम्हारा भारत का राष्ट्रवाद कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग यहाँ बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कब किया गया था? 6 अप्रैल को। बताओ असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1922। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड लेकर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, पता है, और महात्मा गांधी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। फर्स्ट एंड लास्ट बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु की बात बोला जाए कब होता है मृत्यु? 23 जनवरी 1948। क्या तैयार हो पढ़ने के लिए? अब बेंचमार्क सटा लो। तो वर्षा तुम ही बोल रहे थे, बताइए उठाकर। चलो हम लोग लेकर आते बिना डरे बिना हिचकिचाए सविनय अवाग आंदोलन में दलित वर्ग का भूमिका क्या था? तुमको बताए थे, एक चीज याद होगा, सविनय अवाग आंदोलन, दांडी यात्रा बताए थे, दांडी मार्च, और क्या बताए थे? नमक कानून। नमक कानून को किसने भंग किया था? बुआ महात्मा गांधी ने। कितने अनुयायियों के साथ चले थे? 78। कितना किलोमीटर चले थे? 240। कब प्रारंभ किए थे? 12 मार्च 1923। खत्म कब हुआ था बुआ? 6 अप्रैल 1923। बहुत बढ़िया, गुड। इसका मतलब याद है ना? यही याद हो गया कि घर में जाके याद कीजिए? चलो क्वेश्चन आपका कहता है सविनय अवाग आंदोलन में दलित की क्या भूमिका थी? दलित का मतलब समझते हो? क्या बताओ तो? कमजोर वर्ग की क्या भूमिका थी? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की मुख्य भूमिका थी। अगर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात बोला जाए, कांग्रेस की मुख्य भूमिका थी। कांग्रेस की थोड़ा बात लेकर आते तो कांग्रेस का स्थापना याद रखना, वो 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। कब बोलोगे? 1885 में एओ ह्यूम। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन तुमको पूछवे करेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था और इसको स्थापना किसने किया था। तो कांग्रेस का स्थापना किया था वो एओ ह्यूम ने। कब किया था? 1885 में। कांग्रेस की मुख्य भूमिका थी, परंतु कांग्रेस ने एक लंबी समय अवधि तक दलितों की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों एवं सभ्यता थी। मतलब कांग्रेस ने आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य भूमिका थी, लेकिन दलित वर्ग पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए थे कौन? कांग्रेस ने। इसीलिए दलित वर्ग उखड़ का खतरनाक रूप से, भाई हम पर ध्यान नहीं देगा तो हम अपने ध्यान दिलवाएंगे, है कि ना? तो गांधी जी यह मानते थे कि छुआछूत अस्पृश्यता, अगर अनुच्छेद बोले तो अस्पृश्यता का अंत हुआ 15 अनुच्छेद के तहत हो गया। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद की बात बोला जाए कितना बोलोगे? वह 15। गांधी जी यह मानते थे कि छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 वर्षों तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। गांधी जी बोलने लगे, हमको अगर स्वराज की मांग करनी है, स्वराज की स्थापना 100 वर्षों तक चाहिए, तो कहीं न कहीं छुआछूत को क्या करना पड़ेगा? वो अंत। अस्पृश्यता को क्या करना पड़ेगा? अंत। छुआछूत का मतलब तुमको पहले बता चुके हैं, मतलब छोटे जाति बड़े जाति क्या करना है? वो हाथ से पानी भी नहीं पीता है। जैसे तुम एक बेंच पर अभी बैठी हुई है, आज यहाँ छुआछूत की बीमारी होता, तुम एक बेंच पर नहीं बैठता। यह था छुआछूत। यही छुआछूत को किसने मिटा दिया था? वो गांधी जी ने। किसने मिटाया था? गांधी जी ने। याद रखना, गांधी ने खत्म कर दिया था। दूसरी ओर दलित नेता अपने वर्ग समस्याओं का अलग से राजनीतिक समाधान ढूंढते चाहते थे। उन्होंने दलितों की शिक्षण संस्थान में आरक्षण, अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मांग उठाई थी। उसके बाद कहा जाता है महाराष्ट्र व नागपुर में दलितों के संगठन बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसीलिए इन प्रदेशों में दलितों में सविनय अवाग आंदोलन सीमित रूप में भाग लिया था। अगर सविनय अवाग आंदोलन में मुख्य रूप से बोलेगा किसका भाग था? क्या बोलोगे बुआ? दलित वर्ग। क्या बोलोगे? दलित वर्ग। और दलित वर्ग सबसे ज्यादा कहाँ था? महाराष्ट्र में। कहाँ था बुआ? महाराष्ट्र में। दलित वर्ग सबसे ज्यादा कहाँ था? महाराष्ट्र में। दलित वर्ग ने अपने हक के लिए जितना भी एक आंदोलन चलाया, उसी का नाम पड़ गया वह सविनय अवाग आंदोलन।
तुमसे पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों ने बढ़ चढ़ के भाग क्यों लिया, तो क्योंकि अपने हक के लिए लड़ाई किया। छुआछूत ज्यादा हुआ था, है कि ना, वही मिटाने के लिए अपने आप में क्या भाग लिया और आंदोलन चलाया। उसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वराज की मांग, आगे देखते हो आप। दलित वर्ग एसोसिएशन क्या है? इस संगठन वही दलित वर्ग, इस संगठन में 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। 1930 में इस संगठन ने किसने नेतृत्व किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान नेता थे, नेता नहीं बोलो क्योंकि नेता बनवे ही नहीं किए थे, महान आदमी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक कपड़ा में, एक सूट में कहा जाता है 5000 बुक पढ़ डाले थे, बता सकते हो। हम लोग को एक बुक खत्म करना पार नहीं लगता है, एक दो चार गो 10 20 क्वेश्चन खत्म करना पार नहीं लगता। इन्होंने एक सूट बूट में कहा था 5000 बुक पढ़ डाले थे। संविधान के पिताश्री किसे कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। काटने छाटने काम किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार करा। समझ में आ रहा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाकर इन्होंने तैयार कर दिया। इनका समिति था, अलग अलग 8 कमेटी मेंबर थे, 8 कमेटी मेंबर के मालिक थे। समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत को पूर्णतः खत्म कर दिया। रीजन, स्वयं छोटे जाति साथी, समझ में आ रहा है? उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। अगर तुम बेंच पर पढ़ाई कर रहे हो तो कोना में कहीं खड़े होकर पढ़ेंगे, ऐसा था पहले के जमाना में। कितना खत्म और घिनौना लगता है चीज, समझ में आ रहा है? आगे समझ। पूना समझौता क्या है? बढ़िया समझो। पूना समझौता है कहता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य यरबादा जेल मतलब पुणे में पूना पैक्ट हुआ था, जिसके तहत प्रायद्वीपीय केंद्रीय विधायक परिषद में दलितों आरक्षित सीटों को दी गई, लेकिन उनका मतदाता सामान्यता निर्वाचन क्षेत्र में ही रह गए थे। आप पूना समझौता क्या समझो? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच यरबादा जेल में पूना पैक्ट। यरबादा जेल कहाँ है बुआ? पूना में। यरबादा जेल कहाँ है? पूना में। और जेल में दोनों काट रहे थे, दोनों समझौता कर लिए। समझौता कर लिए तो उससे वह पुणे जगह था, तो हम उसको नाम क्या रखे? पूना समझौता। क्योंकि पूना ये नहीं बोल सकते इस जेल में यरबादा जेल समझौता, बोल सकते हैं। यरबादा जेल कहाँ स्थित हुआ? पूना में। पूना पैक्ट हुआ था, उसी वक्त क्या बोलते हुआ? पूना पैक्ट, जिसके तहत प्रांतीय केंद्रीय विधायक परिषद दलितों के आरक्षित सीट को बंटवारा किया गया था और उनका मतदान भी समान निर्वाचन क्षेत्र में होना तय हुआ था। मतलब बोला गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी से जेल में बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे, चल भाई आप क्या कीजिए, हमारे जितने भी आरक्षित सीट है या आरक्षण लोग है, आरक्षित सीट को भी आप घोषित कीजिए। चल भाई आरक्षण सीट आपको दे रहे। समझ में आ रहा है? जिसका आजकल भी आरक्षण सीट देता है कि ना, आरक्षण सीट घोषणा कीजिए। महात्मा गांधी बोले ठीक है, हम आरक्षण सीट को घोषणा करते हैं। यही घोषणा कहाँ हुआ था बुआ? पूना में। कौन सा जेल में हुआ था? यरबादा जेल में। इसी को क्या नाम दे दिया गया? पूना समझौता। किसके किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और क्या बोलोगे? महात्मा गांधी के बीच। किस लिए बहस हुई थी बुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे? जो आरक्षित सीट हमको चाहिए। समझ में आ रहा चीज? तो पूना समझौता हो गया था। आगे लेकर चलते हैं। अगला आपका है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न सहायक तत्व सामूहिक अपनेपन का भावना चित्र नारी रूपक क्या था? मतलब किसी भी राष्ट्र के पहचान सबसे अधिक किसी भी चित्र रूपक आतंकी जाति से लोग को एक छवि निर्मित करने में सहायता कर मिलती है, जिसके माध्यम से राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी और भारत माता प्रथम तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। यानी कि भारत माता से प्रथम किसने किया था? जो हमारे भारत जो ये मेरे माता है कि छवि बना दिया, किसने बना था? वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रहेगा? इससे भारत हमारी क्या है बुआ? माता है। एक भारत की ओर से एक छवि बना दिया था भारत में राष्ट्रवाद के विकास करने के लिए। जो हमारे भारत जो है ये मेरी क्या है बुआ? माँ है। भारत हमारी क्या है? माता है। एक मन में एक छवि बना दिया, भारत हमारी माता है, इसको सब रिस्पेक्ट करो। जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक है भारत में राष्ट्रवाद की बढ़ोतरी होगा। या किसने किया था बुआ? बंकिम चंद्र। किसने किया था? बंकिम चंद्र। आज हमारे मन में, अब दिल दिमाग में क्या छवि बनता? भारत हमारी क्या है बुआ? माता है। उसका पहले ही डायग्राम और चित्र बन जाता है तो किस प्रकार हमारे भारत हमारी माता। आगे ध्यान दो।
अतः यहाँ पर गलत लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, क्या होगा वो? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित भारत माता की पेंटिंग की विशेषता क्या गया था? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जब पेंटिंग बनाई गई तो उसका विशेष ध्यान में रखते विशेषता बताई गई थी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये याद रखना, जनगण मन अधिनायक जो होता है 52 सेकंड गाना उन्हीं ने गाया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, याद रहेगा चीज को। जनगण मन जो राष्ट्रगान की बात अगर बोला जाए तो किसने लिखा था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत की बात बोला बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अभी जो बोले थे चट्टोपाध्याय बोले थे, राष्ट्रगीत लिखे थे 65 सेकंड में। राष्ट्रगान की बात बोला जाए क्या बोलोगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इन्होंने द्वारा निर्मित भारत में माता पेंटिंग की विशेषता क्यों बताई थी? उनका विशेषता क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता के सन्यासिनी के रूप में दर्शाया। इस पेंटिंग में यह शांत, गंभीर, दैवीय, आध्यात्मिक गुण से युक्त दिखाई देती है। इसी छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की आस्था के प्रतीक के रूप में अगर बोला जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वह भारत माता के चित्र को कैसे व्याख्या किया? यह सन्यासिनी है। क्या है वह? सन्यासिनी है। और यह रूप में दर्शाएगी। इस पेंटिंग में वह शांत और गंभीर रूप से और देवी और आध्यात्मिक गुण से परिपूर्ण है और राष्ट्रवाद में आस्था के रूप में यह प्रचलित दे रहा है। यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। याद रहेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे लेके चलते हैं। कहा जाता है आगे, चिन्ह एवं प्रतीक तिरंगा झंडा। अब तिरंगा की खोज किसने किया था? तिरंगा किसने? हमारे तिरंगा जो है 3:4 में है। कितना हुआ? 3:4 के अनुपात है। 2:3 है, 2:3 है, सॉरी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में साथ साथ राष्ट्रवादी नेता लोग एकजुट करने के, उनमें राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चिन्ह का प्रतीक कर दिया। अब राष्ट्रवाद की भावना कैसे हो? जैसे हम लोग झंडा लेकर कैसे बोलते हैं? हम एक हैं, बोलते हैं कि ना? जय भारत माता की जय एनी टाइम बोलते हैं। आप भारत माता की मूर्ति बना लेते हैं। ये सब राष्ट्रवाद के क्या हुआ? प्रतीक हुआ। और उसमें क्या कठोर से कठोर क्या करते हैं? हम लोग एकजुट हो जाते हैं। नहीं होता है तो हम झंडा लेकर निकल जाते, निकलते कि ना? प्रतीक लेकर निकलते झंडा। अच्छा, राष्ट्र तुम ऐलान करोगे, मान लिया तुम नाटक करोगे या झंडा फहराएगा या कहीं आंदोलन करोगे तो क्या लेकर जाओगे? ऐसा ही चल जाएगा? कम से कम एक झंडा लेकर जाओगे। तो राष्ट्रवादी भावना उसमें प्रतीत होता है। उसमें कहा था एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चिन्ह का प्रतीक भरपूर उपयोग करने के लिए, जिसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा पीला लाल लहराया। समझ में आ रहा चीज? यानी कि जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था के दौरान तिरंगा झंडा हरा पीला लाल का तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल दर्शाए। कितने फूल हुआ? कमल के 8 फूलों को दर्शाए। मतलब राष्ट्रवाद की भावना अपने मन में जिज्ञासा लेने के लिए यहाँ पर चित्र को दर्शाया गया, जैसे कमल का चित्र, यहाँ पर तिरंगा झंडा हरा पीला और लाल। अभी हमारे झंडा में जानवे करता है कौन रंग है, सबको पता होना चाहिए। अब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रगीत भी होना चाहिए। इसे राष्ट्रगीत गाना शुरू कर देंगे तो वहां पर जो भी जहां भी व्यक्ति होगा वो खड़े हो जाएगा। राष्ट्रगान अगर शुरू कर देंगे, जो व्यक्ति बैठे वो खड़े हो जाएंगे। मतलब राष्ट्रगान का मतलब होता है राष्ट्रीय गीत है मेरा है, उनको सम्मान करना बहुत जरूरी है। भोजपुरी गीत नहीं बन रहा है, सुतले सुतले नाच डांस करना शुरू कर देंगे। ये क्या है? राष्ट्रगान है, इसको सम्मान करना सबको जरूरी है। राष्ट्रगान जहाँ बज रहा है तहाँ लड़ाई पीट नहीं होना चाहिए, चल फिर तुम नहीं सकते हो। जहाँ राष्ट्रगान जहाँ तक तुम्हें कानों में जा रहा है उसको सम्मान करो। अगर राष्ट्रगान बन रहा है मतलब देश के प्रति भावना होता है, वहीं पर खड़े होकर चुपचाप सुनने रहो। यहाँ होता है राष्ट्रवाद। यहाँ पर है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत की बात 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अभी जस्ट होता था बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय कहा जाता है। 1870 में बंकिम चंद्र ने मातृभूमि के प्रस्तुति वंदे मातरम हमेशा गाना बजता, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयदे शीतलम, वंदे मातरम बुलाता। या वंदे मातरम जो है जो गायिका भी जो वंदे मातरम के बड़ा बढ़िया से गीत गाया था। 65 सेकंड में उनको गाना पड़ता है। कितना सेकंड हुआ? 65 सेकंड में वंदे मातरम लिखा था, जिसे बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर दिया गया। कौन मंच हुआ? आनंद मठ में। जब ये गाना बजना शुरू करता लगता है देश में क्या हो गया बुआ, एक हौर मच गई। इतना वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, इतना गजब लगता है, जैसे 15 अगस्त में तुम देखती होगी।
अगल बगल में राष्ट्रीय गीत अगर राष्ट्रीय गान बज रहा है तो वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, होता है कि ना, माहौल एक अलग लगेगा। बाप हम लोग देश के प्रति जान निछावर कर दे, उस प्रकार लगता है। और तुम चल जाओगे बॉर्डर आर पर चल जाओगे बाई चांस, तो बॉर्डर आर पर तो ना भोजपुरी गाना फिल्मी गाना ये सब गाना नहीं बजेगा, वहां पर जोश वाला गाना एनी टाइम बजते रहेगा। एनी टाइम याद रखना, सनी देओल के मूवीज होता है, गदर मूवी जो जोश दिलाने वाला एनी टाइम चलते ही रहता है, ताकि तुम किसी को भी तोड़ फोड़ दोगे। वहां पर आर्मी जो रहता है वो आर्मी लोग, बीएसएफ के जवान लोग, सीएसएफ आईटीबीपी जितना भी आदमी रहते हैं ये सब जवान रहता है, अर्धसैनिक और पूर्ण सैनिक। वायुसेना के जितना भी जवान रहते हैं, पायलट जो भी रहते हैं, उनको ये सब मूवी दिखाई नहीं जाता है। वहां पर अलग देशभक्ति के हौर चलल है। वहां पर जाओगे तुम, यहाँ का धरती भूल जाओगे, धरती याद रहेगा, वहां केवल माँ दिखाई देगा बस, और कुछ नहीं दिखाई देगा, धरती माता। समझ जाओ वहां का देशभक्ति कुछ अलग है। वहां पर जाते ही तुमको लगेगा देशभक्ति तो रियलिटी में यहाँ पर चल रही है कि नहीं। मतलब एक के लाइन में तुमको याद आएगा, जो अगला आदमी तुमको मारना है, बस बात खत्म। आगे कुछ तुमको दिखाइए नहीं देगा। मारना है तो किसको मारना है, अगले आदमी को, दुश्मन को वार करना है और मिटा देना है। इसलिए आर्मी यार जब आता है वो बीएसएफ के जवान जब चल आएगा रोड पर, जब अगर मान ले गाड़ी चलते रहती है पूरा भीड़ भाड़ में, और बिहार पुलिस जब आएगा, 10 को बिहार पुलिस के बटालियन आएगा और रोड छानबीन का, रोको 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 रोको, ऐसा नहीं करता है, डंडा से रोको रोको, उसको डंडा हिलाना पड़ता है, इसे मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब जाकर कहीं गाड़ी रुकती है। अब होत नहीं तो लहरिया कट मार के मोटरसाइकिल लेकर भागी हो जाता है। बिहार पुलिस का कोई डर नहीं है। वहीं पर मात्र एक जवान, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, आर्मी के जवान हो, कोई जवान अगर एक बार एक जवान मात्र खड़ा हो जाएगा ना बुआ, तो लाइन से चुपचाप गाड़ी ऑटोमेटिक लग जाएगा। समझ मारा, क्योंकि जनता जानता है बिहार पुलिस नहीं है, ये वो अर्धसैनिक है, पूर्ण सैनिक है। कभी भी हमको इतना मार मारेगा, आज मारना शुरू करता है बहुत, छोड़ता नहीं है। जब तक अधमरू नहीं कर दे तब तक वो मारते रहेगा, चाहे कोई नेता लीडर क्यों ना हो। इसीलिए वो मोटरसाइकिल वाला भी हवाबाजी नहीं करेगा, लहरिया का टोहाने मारता है तो उसको लहरिया में भेज देगा। समझ मारा, तू है आईटीबीपी जवान, वो है बीएसएफ के जवान, वो है आर्मी के जवान, जल्दी किसी पर हाथ नहीं छोड़ता। जब हाथ छोड़ता है तो फिर छोड़बो उसको नहीं करता है। जब तक वो अधमरू ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ेगा। हमारे बिहार पुलिस एक ढार दो ढार तीन देखा दो चार पांच डंडा मारेगा, क्या सोचेगा दूर आप छोड़ देते, लेकिन उनका मारना अलगे है। उनका मारना भाई एक लाठी मारे तब पर भी बदनाम हुए, अब 50 लाठी मारेंगे तब पर भी बदनाम हुए। 50 लाठी क्यों ना मार लिया जाए, ताकि जिंदगी भर इसको याद रखा जाए कि कौन जवान से पला पड़ा था। समझ मारा, ना हो जाएंगे ना हो जाएंगे, उनका दिमाग कुछ हिस्कल रहता है। आगे लेकर चलते हैं। आगे हम लोग आते हैं लोक कथा एवं गीत। तो भारतीय लोक कथा में पुनर्जीवित करने के लिए इस आंदोलन में भी राष्ट्रवादी विकास के पर्याप्त योगदान दिया गया। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चरणों द्वारा गाई जाने वाली लोक कथाओं का संग्रह करना प्रारंभ कर दिया और लोकगीत जनश्रुतियों के एकत्रित करने में गांव गांव घूमने लगे। उनकी मान्यता थी कि लोक कथाएं हमारी परंपरा और संस्कृति की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। बाहरी शक्तियों को भाव प्रकट भ्रष्ट दूषित हो चुकी है। मतलब गांव गांव कर घूम घूम कर सांस्कृतिक प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, ताकि सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे तो लोग एकजुट होगा, समझ मारा चीज, देशभक्ति बढ़ेगा, राष्ट्रभक्ति बनेगा, यही सब बोलने लगा। बस गांव गांव जाकर लोकगीत और सांस्कृतिक प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग के यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम उल्टे पुल्टे कुछ काम होने लगता है। भोजपुरी गाना बजाता है सांस्कृतिक प्रोग्राम, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। बैनर में लिखल रहेगा भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम, आगे नचनिया नाच रहा, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम थोड़ी हुआ है कि ना। आप जैसे मेला में देखे होगे तुम लोग, कहीं कहीं बोलेगा भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम, उल्टे पुल्टे डांस चल रहा है, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ नहीं, वो अपने शौक का तुम प्रोग्राम करवा रहे हो। सांस्कृतिक प्रोग्राम मिस होता है, जैसे कि हमारे बिहार का लोक नृत्य कौन है, वो नचवाव है कि ना। आगे लेकर चलते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्य की बात अगर बोला जाए, वो महत्वपूर्ण तथ्य तो इनकलाब जिंदाबाद। जानवे अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध हर्षद मोहनी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने किया था, मोहनी ने दिया था। परंतु इससे देश के कोने कोने में लोकप्रिय बनाने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए सरदार भगत सिंह को जाना जाता। देखो यहाँ पर क्या था, इनकलाब जिंदाबाद की नारा कवि, प्रसिद्ध कवि थे कितना,
हसरत मोहनी ने लिखा था। किसने लिखा था? हसरत मोहनी ने। क्या इनका नाम कोई जानता है? लेकिन अभी तुमको बोले हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या बोलोगे? भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह। मतलब लिखा किसने था? लिखा था वो मोहानी ने। किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने। लेकिन उसका उजागर किसने किया था? देश के कोने कोने में नाम किसने पहुंचाया था? वो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? क्या बोलोगे? वो सरदार भगत सिंह। सबसे पॉपुलर हीरो, सबसे बेस्ट हीरो सरदार भगत सिंह। खून नरम, नर्म नहीं होगा। खून के बदला खून लेंगे। तुम हमें मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे। तुम हमारे देश को लूटेंगे तो हम घर को लूट लेंगे। तो किसका कहना था? वो भगत सिंह का। भगत सिंह ऐसा जज्बा अभी किसी में नहीं है। वो भगत सिंह के कहना था, एक भगत सिंह मरेगा तो हजार भगत सिंह जन्म लेगा। इसीलिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर लटक जाएगा, ताकि कल के डेट में हजारों भगत सिंह जन्म लेगा। तुम कौन कौन भगत सिंह को मारोगे? वही हुआ। एक भगत सिंह जब वह फांसी पर चढ़ा, हजारों भगत सिंह क्या हुआ? जन्म लिया। उसके बाद हजारों भगत सिंह ने क्या कर दिया? पूरा देश को आजाद करवा कर रख दिया। और झूठ बोलता है क्या हुआ? लाठी से देश की आजादी मिली है। एक गलत बात। समझ मारा? चलो काम खत्म हो गया। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? क्या बताओ? नहीं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। लिखा किसने था? हर्षद मोहानी ने। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश के प्रति प्रेम भाव को ये क्या कहते हैं? वो राष्ट्रवाद कहलाता है। गुड। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915। कब गए थे? 1893। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन कब चलाए थे? 1900। चंपारण सत्याग्रह कब चलाए थे? 1917। 1917, 18, 16, 17, 18 याद रखना। अगर बोला किसने बोला था महात्मा गांधी का? क्या बोलोगे? राजकुमार शुक्ल ने। क्या बोलोगे? राजकुमार शुक्ल ने। याद रहेगा। और सहयोग आंदोलन में क्या स्वदेशी आंदोलन जो बोला था, स्वदेशी आंदोलन कौन से आंदोलन कहते हैं? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? बुआ 12 मार्च। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। बता चुके थे। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। रोलैक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। काला कानून किसे कहते हैं? बुआ रोलैक्ट एक्ट है। इस पर विरोध किया गया था। रोलैक्ट एक्ट में एक भी भारतीय नहीं था। सब कौन था? अंग्रेज। याद रहेगा। साइमन कमीशन कब आया था? बुआ 1930 में। कब आया था? 1928 में। सॉरी, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। उसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। याद रहेगा। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में। आगे लेकर चलते हैं। सत्यपाल खिचलू को कब कब गिरफ्तार किया कर लिया गया था? ठीक, ये सब बता चुके थे ना। बता, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। कितने लोग मारे गए थे? 1350। लेकिन वहां पर कितना आदमी था? 2500। एक सभा चल रही थी, मेला था। मेला में हुआ, उसमें क्या लगा हुआ था? कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं था यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। उन्होंने क्या कर दिया हुआ? वह नारेबाजी करना शुरू कर दिए थे कि नहीं? रोलैक्ट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिए। इसीलिए जनरल और डायर ने बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुन क्या चलाने लगे? गोलियां चलाने लगे। लगातार आदमी वहां मारे गए थे। याद रहेगा तुमको। चलो, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? बता चले। अपने देश से बाहर जाया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, वह एग्रीमेंट को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। इतना ही तक सीमित है। कल अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। राष्ट्रवाद तुम्हारा द एंड। बंद किया जाए।